हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल अफजल लॉजी में। मेरा नाम अफजल है और आज मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में वापस से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट शोषण के व्यू अधिकार के बारे में बताया था और अब मैं आपको जो आगे के अधिकार हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि किस अधिकार में क्या बताया गया है। ठीक है, तो हमारा जो अधिकार बचा था वो बचा था हमारा, कितने अधिकार होते? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के व्यू अधिकार। अब हमारा बचा है चौथा अधिकार। ठीक है, इसका नाम क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में किया गया है। देखो, इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप इस पर ध्यान दो। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मैंने आर्टिकल आपको 19 से लेकर 22 के बीच में पढ़ाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हमें आज़ादी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, कहीं भी निवास करने का अधिकार है, कोई सा भी व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, तो सब अधिकार में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। अब क्या इसके अंदर जोड़ दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जोड़ दिया गया है। धार्मिक मतलब धर्म के मामलों में हमें आज़ादी है, यानी हमें अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये सब मैं आपको अनुच्छेद आज पढ़ाता हूँ कि किसमें कौन सा धर्म में कौन सी आज़ादी में दी गई है। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या गया है? अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म को मानने प्रचार करने की आज़ादी है। मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने यानी फैलाने और मानने की, यानी कोई सा भी धर्म मानने की आज़ादी है। यानी कि अगर वो हिंदू है तो उसे मुसलमान बना दिया जाएगा, और मुसलमान है तो उसको हिंदू बना दिया। मतलब किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है, जो उसका मन करे वो उस धर्म को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो पहला अधिकार में क्लियर हो गया। बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्य करने की आज़ादी है। यानी भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को अपने धर्म संबंधी कार्य करने की आज़ादी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हिंदुओं के लिए पूजा करने की आज़ादी है, मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है। ठीक है, सिखों को गुरुद्वारा जाने की आज़ादी है, चर्च है। ठीक है, सेम अपने अपने धर्म के मानने की काम करने की आज़ादी है, किसी को रोक टोक नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27। इसमें कहा गया है, देखो आपको पता होगी मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये सब क्या है? ये सब दान, जब कोई इंसान दान देता तभी वो बनते हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं सरकार संपत्ति दे रही है कि भाई ये ज़मीन लो, तुम्हारा मंदिर बनाओ और तुम्हारा रख रखाव हम करेंगे, मतलब जो भी खर्चा आएगा बनाने में वो हम भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कहा गया कर मतलब होता है टैक्स। टैक्स मतलब कर, इसको कुछ ही बोल लो, इसको सिंपल आप बोल सकते हो। जो बीच में वो भी इकट्ठा करते हैं ना, चंदा इकट्ठा करते हैं, लोगों से ले लेते हैं। ठीक है, घर घर जाके भाई हमारे यहाँ ये बन रहा है, इसका निर्माण करना है, तो कुछ पैसे जो पड़ रही है मैं तो दे दो। तो ये क्या है? अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि आप ठीक है इकट्ठा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपको लेना, अपनी धर्म संबंधी जो भी कार्य कर रहे हो, आप पैसा इकट्ठा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये बात कही गई है कि आप किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसका मन है पैसे देने का वो हिस्सा ले सकता है इस चीज़ में, और जिसका नहीं है वो ना दे। वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी मर्जी है देना या ना देना। तो आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी को भी ये कर देने या ना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल लास्ट बचता है 27। ठीक है, सॉरी 28 आर्टिकल बचता है। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहना मतलब ये है कि किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें इसके बारे में मैं एक बता दूं, एक सीमा है इसकी। सीमाएं क्या है इसकी? कुछ
ऐसे संस्थान होते हैं जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो शिक्षा संस्थान, धार्मिक संस्थान ऐसे होने चाहिए जिनका प्रशासन राज्य के अंडर में हो, राज्य के नेतृत्व में होना चाहिए, तभी वो धार्मिक शिक्षा में दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मुसलमानों में मदरसा होता है, ठीक है। अब ऐसी हिंदुओं में अलग अलग चीज़ें होती है, तो अपनी अपनी शिक्षा को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना अलाउ नहीं है, बस कुछ सीमाएं हैं, कुछ अपवाद है जिसमें दे सकते हैं, जिसका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम अनुच्छेद 28 में ये बात की गई है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार की। 5 मौलिक अधिकार क्या था हमारा? 5 मौलिक अधिकार हमारा शिक्षा, व सांस्कृतिक का अधिकार। आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में इसमें बात की गई है, ठीक है। अब शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार क्या है? देखो ये अधिकार तो वो बताइए जो इंसानों को दे दिए गए हैं मौलिक अधिकार के रूप में। शिक्षा मतलब क्या है? हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है? संस्कृति जब बात करते हैं तो रहन सहन की बात आती है, कल्चर की बात आती है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को अपनी कल्चर, अपना रहन सहन स्वयं कर सकता है, उसकी मर्जी हो जो पहने, किसी को रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, पढ़ लेते हैं, फिर अच्छा एक्सप्लेन होगा आपको कि किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है। आर्टिकल 29 में कहा गया है, आर्टिकल 29 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि बनाए रखने का पूरा अधिकार है, ठीक है। भाषा मतलब जो उसकी मातृभाषा होती है। आपको तो पता ही है भारत देश में कितनी भाषाएं हैं। भारत देश में हमारे संविधान में पहले 14 भाषाएं मान्यता दी गई थी, लेकिन अब मान्यता बढ़कर 22 हो गई है। आज के टाइम पर वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भाषा है। जैसे कि अगर हम जाएंगे महाराष्ट्र में तो वहाँ पर मराठी बोलने को मिलेगी, जाएंगे तमिल में वहाँ पर तेलुगु बोलने को मिलेगी, जाएंगे केरल में तो वहाँ पर मलयालम, दिल्ली में तो आपको पता है नॉर्मल हिंदी चलती है, ठीक है। तो अपनी भाषा बनाए रहने का अधिकार है। अपनी संस्कृति मतलब आपको पता ही है रहन सहन, हमारे कपड़े, कि हम किस तरह रह रहे हैं। आपको तो पता ही है कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति शुरू में कुर्ता पजामा थी, हम लोग ये धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारी संस्कृति कैसी हो गई? वेस्टर्न कल्चर हो गया हमारा, वेस्टर्न पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे जींस पहनना, टी शर्ट पहनना, ये पश्चिमी संस्कृति हमारी है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप अपनी संस्कृति छोड़ो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप कोई भी संस्कृति को अपना सकते हैं, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। अब बात करते हैं लिपि। लिपि मतलब होती है लिखने की प्रक्रिया, लिखने की कला। मतलब हम किस वे में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, मराठी में लिख रहे हैं, तेलुगु में लिख रहे हैं या मलयालम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये लिपि, लिखने की कला। हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि बनाए रखने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हर एक व्यक्ति को नहीं, हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 में यह है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का पूरा अधिकार है। यानी वो कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकता है, कोई भी स्कूल खोल सकता है, कोई भी कॉलेज खोल सकता है, ठीक है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और याद अधिकार समझ में आ गया होगा, ठीक है। वापस से मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको एक लास्ट हमारा अधिकार बच गया जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, वो आपको पढ़ाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार, छठा अधिकार। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको वो अच्छे से बताऊँगा, आपको ध्यान से सुनना। इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अभी तक जितने भी अधिकार मैंने आपको पढ़ाए हैं, 5 अधिकार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार पढ़ा चुका हूँ। आपको 5 अधिकार, 5 पर छठा अधिकार ये आता है। सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार इसे क्यों बोला गया है उसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह बताता हूँ, जो हमने 5 अधिकार पढ़े हैं, अगर ये अधिकार हमारे पास नहीं होता तो 5 अधिकार होना ना होना एक बराबर,
समझे क्यों? क्यों एक बराबर है? इसकी वजह यह है कि इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, संवैधानिक। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आपको? संवैधानिक मतलब संविधान। अब सोचो, जिसमें संविधान का नाम आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो बहुत बड़ा है। ठीक है, संविधान यानी संविधान का एक ऐसा अधिकार जो 5 हमारे अधिकार जो पढ़ चुके हैं उनको क्या करता है, गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है। गारंटी मतलब कैसी? एक मतलब ये अधिकार ये बोलता है कि जो 5 अधिकार हमें दिए गए हैं, अगर उन अधिकारों का कोई हमसे छीनता है या उनका उल्लंघन करता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, या देश का कोई भी नागरिक हो, अगर वो छीनने की कोशिश करता है तो ये अधिकार, ये राइट्स देता है उस नागरिक को जिसके अधिकार छीने गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी अपील कर सकता है। उसके लिए एक रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जब उसे लगता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ठीक है, अब मैंने बताया आपको, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो देश का कितना ही बड़ा नागरिक हो, अगर उसने किसी आम नागरिक के अधिकार छीनने की कोशिश की है या उसके उल्लंघन करने की कोशिश की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। क्या करेगा? रिट जारी करेगा। ठीक है, अब वो रिट कौन सी होती है? 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कितनी? 5 रिट जारी करता है। और 5 रिट क्या होती है वो आपको मैं 1 बाय 1 आगे पढ़ाने वाला हूँ। आप थोड़ा सा एक बार और वापस से इस पर रिवाइज करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे बी आर अम्बेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा बताई। यानी जो हमारे देश के बी आर अम्बेडकर जी, जो हमारे देश के कानून मंत्री थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस संविधान को संविधान की आत्मा हृदय बताया। यानी अगर ये अधिकार नहीं होता तो समझो संविधान कुछ नहीं होता। जो अधिकार अभी 5 अधिकार हमने आपको पढ़ाए वो ना होना और होना एक बराबर होते। ठीक है, तो इस अधिकार को हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। तो पेपर में यूपीएससी लेवल क्वेश्चन में क्या आता है, तो पूछता है कि इनमें से कौन सा अधिकार है जिसमें से संविधान की आत्मा हृदय का नाम दिया गया है। तो यह संवैधानिक उपचार का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई आपको मैंने बताया था अभी। एक ऐसा अधिकार है जो बाकी 5 अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, अगर उसके अधिकार छीन रहे हैं कोई भी नेता या बड़े बड़े लोग, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इसके लिए रिट जारी किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ 5 रिट की। सुप्रीम कोर्ट 5 कौन सी रिट जारी करता है? पहला रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट जारी होता है। इसमें क्या गया? देखो, बंदी मतलब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। कौन? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी भी नज़दीकी न्यायालय या कोर्ट में पेश किया जाना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संविधान में ही लिखा गया है। ठीक है, यानी गिरफ्तार किया गया किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी भी नज़दीकी न्यायालय में या कोर्ट में पेश करना जरूरी है। अगर उस कोर्ट में उस व्यक्ति को निर्दोष पाया जाता है तो उसको तुरंत छोड़ने की भी अधिकार उसको प्राप्त है। ठीक है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रिट की। दूसरा रिट क्या है? परमादेश। इस वर्ड का मतलब क्या है? हम आज्ञा देते हैं। परम आदेश, परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? आदेश दे रहा है, हम आज्ञा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आज्ञा मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से यानी अपने एरिया से बाहर जाकर काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा उससे कि भाई सॉरी बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा अलग बता दिया मैंने। परमादेश का मतलब ये हो गया कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या न्यायालय अपने कर्तव्यों का,
अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो संविधान उसको सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि भाई अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, मतलब आज्ञा दे रहे हैं अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी न्यायालय अगर अपने संविधान कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे आज्ञा दी जाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। ठीक है, ये परमादेश हो गया। अब बात आती है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या होता है? प्रतिषेध लेख एक तरह का क्या होता है, तब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो क्या करती है, तो ऊपर की अदालत क्या करती है, उस पर रोक लगा देती है ये लेख जारी करके। ठीक है, प्रतिषेध लेख क्या करती है, रोक लगा देती है कि भाई ये मुकदमा तुम जो सुनवाई कर रहे हो उसे रोक दो, अभी के लिए से रोक दे जाए। उसे बोलते हैं प्रतिषेध लेख। देखो मैंने कहा ना अभी कुछ ऐसे अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार संबंधी का कोई अधिकार पर अपील याचिका दायर की जाती है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और अगर वो कोर्ट सुनवाई सही नहीं कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस पर रोक लगाता है। क्या जारी करके, प्रतिषेध लेख जारी करके उसको रोक लगाता है कि रोक दो, अभी इस पर कोई काम नहीं करना है। ठीक है, अब आती है चौथा क्या होता है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब होता है किस अधिकार से, क्या मतलब किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। अब किस अधिकार मतलब क्या है, जब कोई भी सरकारी अधिकारी या न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, यानी उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, मतलब उसका एरिया नहीं है वो, फिर भी वो काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है भाई किस अधिकार से आप यहाँ पे काम कर रहे हो। एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं। एग्जाम्पल सपोज करो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिटायर उम्र, यानी रिटायर मतलब जब वो रिटायर हो जाता है, 65 साल की उम्र है उनकी रिटायर की, 65 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू होती है, तो 65 साल के बाद वो अपने पद को इस्तीफा दे देता है। ठीक है, अब उन्हें इस्तीफा दे दिया, लेकिन 65 साल होने के बाद भी उन्हें इस्तीफा दे दिया, फिर भी वो अपने पद पर काम कर रहा है। ठीक है, तो क्यों कर रहा है भाई, ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है भाई किस अधिकार से आप इस पद पे बैठे हो। ठीक है, तो ऐसी है कि सरकारी अधिकारी जो होते हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं तो पूछ सकता है भाई किस अधिकार से आप काम कर रहे हो, आपका दायरा नहीं है ये, आपको जितनी पावर है उसी दायरे में रहकर काम करो, उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करो आप। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की द्वारा बोलते आता है, ये होता है किस अधिकार से पूछता है। उसके बाद लास्ट आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्प्रेषण रिट। अब उत्प्रेषण रिट क्या होता है? उत्प्रेषण रिट का मतलब ये होता है जब किसी निचली अदालत में कोई सुनवाई चल रही हो और जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है या ऊपरी अदालत जो है कि सब, देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे ऊपर क्या होती है, एससी सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होती है, हाई कोर्ट के बाद क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और इससे एक नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सपोज करो इसमें कोई मुकदमा चल रहा है। ठीक है, अब इसमें मुकदमा चल रहा है और इस वाली अदालत को यानी उस न्यायालय को या हाई कोर्ट को लगता है कि जो मुकदमा चल रहा है वो सही सुनवाई नहीं कर रहा, वो क्या नहीं कर रहा, ये सुनवाई वो सही नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा वो, इससे मुकदमा लेके ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज देगा, मुकदमे को ट्रांसफर कर देगा किसी और बंदे के हाथ में कि ये बंदा इस मुकदमे को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो जो सक्षम है, जो सही पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसके बाद मुकदमा भेज दिया जाता है, यानी एक कोर्ट से निकाल के मुकदमे को दूसरे कोर्ट में भेज दिया जाता है जब लगता है कि उसकी सुनवाई वो सही नहीं कर पा रहा हो, इसे बोलते हैं उत्प्रेषण रिट। ठीक है, यानी एक मुकदमे को दूसरे बंदे के पास भेज दिया जाता है इस रिट के द्वारा। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये चीज़ें समझ आ गई आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार 5 में से छठा जो ये अधिकार है, अनुच्छेद 32 में इस अधिकार के बारे में पूरी अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखें और एंड तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।